गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग सार संग्रह से जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। तो बायोलॉजी का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सामान्य परिचय। तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो ये लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को अनिर्थोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, वृक्षों के झाड़ियों के अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी और उद्यान विज्ञान के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अब इसके आगे देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में बांटा गया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो दो जगत में, पादप जगत और जंतु जगत। किसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है? तो ये लीनियस को कहा जाता है, लीनियस को। नेक्स्ट है किसके द्वारा जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हिटकर के द्वारा 1969 में। 5 जगत कौन कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु है। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? तो ये मोनेरा के हैं। पादप व जंतु के बीच की स्थिति क्या? युगलीना होती है। शैवाल, मॉस पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के हैं? तो ये पादप जगत के हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? तो ये जंतु जगत के हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नील हरित शैवाल संबंधित है मोनेरा से। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटिस्टा के। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं एनीमिलिया या जंतु। आलू क्या है? एक प्रकार का कंद है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा है। और ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का का। द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया है? तो ये कैरोलस लीनियस ने 1753 में। अब कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम इसमें देखेंगे। मनुष्य का होमोसैपियंस, मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियरस, गाय का बॉस इंडिकस है गाय का, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, धान का ओरेया सताइवा, मटर का पैसम सताइवम, सरसों का ब्रासिका कैम्पिस्ट्रिस कहा जाता है। अब कोशिका विज्ञान के बारे में देखेंगे। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है ये 81:19 होता है, 81:19 होता है। जीव द्रव्य का लगभग 99% की भाग जो बना होता है किस तत्वों से मिलके? तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये लाइसोसोम को। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो ये सूत्रकणिका। कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र पाया जाता है। राइबोसोम मिलकर बना होता है, आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग, पक्षी के अंडे की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो ये जो है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है न्यूरॉन। सेल वॉल किस में पाया जाता है? पादप में। हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो ये जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीव द्रव को बाहरी आघात से रक्षा करता है कोशिका भित्ति। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तारक काय पाया जाता है केवल जंतु कोशिका में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जी काय को। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। पादप की रसोई किसे कहते हैं? हरित तलवक। हरित लव को कहा जाता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। पत्तियों का रंग पीला जो होता है ये कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। वंशगति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्रों को कहते हैं। वंशगति का वाहक गुणसूत्रों को कहा जाता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने किया था। ये नेक्स्ट है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यह हरगोविंद खुराना ने। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? तो आरएनए है, एक फर्स्ट है आरआरएनए, एक टीआरएनए है। तो आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए होता है, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। एक होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता है जहां पर प्रोटीन बनता है। और तीसरा है 3 प्रकार का है एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अब डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं। डीएनए क्या है? ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, जबकि आरएनए जो है राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में बेस जो होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में जो बेस होता है थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए जो है केंद्रक एवं कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए का फुल नेम देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब देखेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति, इसमें क्या है? पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। पादप कोशिका में तारक काय जो होता है अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका में ये उपस्थित रहता है। रिक्तिकता यहाँ पे बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार है लगभग वृत्ताकार होता है। अब देखेंगे जैव विकास और आनुवांशिकी। तो सबसे पहले
प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृपों से हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों का अध्ययन कहते हैं जीवाश्म विज्ञान को। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ह्यूगो डी ब्रीज ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं ये आनुवांशिकी कहलाते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन है। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया था मटर के पौधे का। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये डॉक्टर अरविंद खुराना थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बिडल एवं रैटम ने। जीन का सर्वप्रथम नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन है। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किसने किया था? ये डब्ल्यू वाटसन ने किया था 1905 में। कोशिका में पाई जाने वाली आनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है ये 46 है। अब जीव जाति के गुणसूत्र देख लीजिए। मच्छर में 6 होता है और घरेलू मक्खी में 12 होता है। मटर में 14 होता है। प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 होता है। बिल्ली में 38 होता है और चूहा में 40 होता है। ठीक है, चूहा में हो गया। दो तरीके का है। चूहा जो माउस होता है उसमें 40 होता है और जो चूहा रैट होता है उसमें 42। गेहूं में 42 होता है। खरगोश में 44 होता है। मनुष्य में 46 होता है। चिंपैंजी में 48 होता है। आलू में 48 होता है। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 और कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो ये XY होता है और मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण XX होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्रोमोसोम। तो ये पिता का। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग होता है? तो ये वर्णांधता है। वर्णांधता। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया या इसको कहते हैं ड्यूटेरानेपिया। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को अभी तो देखा है प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानेपिया इसका नाम है। लाल हरा वर्णांधता होने का कारण क्या है? X गुणसूत्रों की वंशगति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन है? जीनोम हैं। अब हम लोग वनस्पति विज्ञान देखेंगे। पेड़ पौधों और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिस्टोरिया प्लेंट्रम जो है ये पुस्तक है, थियोफ्रेस्टस का पुस्तक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी कहलाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्तर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स है। तने की वृद्धि
मापने में प्रयोग किया जाता है एक्सोनोमीटर का। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम के नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है पानी से। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु हैं राइजोबियम हैं। नारियल में प्रकीर्णन कैसे होता है? तो ये पानी के द्वारा होता है। जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल के उदाहरण देख लीजिए, सेव है, कटहल है, नाशपाती है। ठीक है, सेव, कटहल, नाशपाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश में। जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम पहुंचाता है, और भोजन को पत्तियों से जड़ों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है जैमिया इग्मिया। मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है ये ब्रायोफाइटा। दूध से दही बनने में सहायक है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज जो किया था ये लुई पाश्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। वो पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अपुष्पीय पौधा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ है। सबसे बड़ा बीजांड जिसका होता है वो साइकस में होता है। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर क्या बनता है? तो ये लाइकेन बनता है। अफीम प्राप्त होता है कच्चे फलों के लैटेक्स से प्राप्त होता है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया बैसिलस मेगाथीरियम है। बैसिलस मेगाथीरियम। चाय व गेहूं के किस मूल के पौधे हैं? तो ये सोलेनेसी है। ठीक है, चावल है और गेहूं। तो चावल गेहूं के जो पौधे हैं ये सोलेनेसी मूल के हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनता है? तो ये ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है ये एथिलीन है। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है CO2 जिम्मेदार है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को जीरोफाइट्स कहते हैं। पत्तों में वर्णहरित पाया जाता है कोशिका में। और सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? ट्राइलियम में होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों में। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जो है लेमना है, ये जलीय पौधे हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प रैफेलसिया है। और पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो ये पत्ती है। सिनकोना वृक्ष के किस भाग से कुन्नैन प्राप्त किया जाता है? तो ये तने की छाल से। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से ये संबंधित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। किसके कारण फूलों में रंग जो होता है ये एंथोसाइनिन के कारण रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो ये तने से। पौधे जो खारे पानी से पैदा होते हैं ये हैलोफाइट्स कहलाते हैं। हैलोफाइट्स। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये ऑक्सीजन है। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है अरुद भित्त से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप तना है। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं? तो ये क्लोरेला। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक में भोजन संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। जलीय पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? तो ये जल में घुली CO2 लेते हैं। पौधे की आयु की निर्धारण की विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन है। ऑक्सीजन का निर्माण पौधों के ऊपरी भाग में होता है। बौने पौधे को लंबा करना व फूल बनने में मदद करता है ये जिबरेलिन
हार्मोन्स। ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन व विकास में मदद करता है, तो ये साइटोकाइनिन। पौधों में आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। पौधों में एक पात्र ऐसा हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो देखिए एकमात्र ये हार्मोन है एथिलीन। तो पौधों में एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन है। फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स को फ्लोरीजेंस कहते हैं। पौधों में जख्म भरने का काम ट्राउमैन करता है। तंबाकू की पत्तियों में होने वाला रोग है टोबैको मोज़ेक वायरस। लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग देख लीजिए। सेव का पुष्पासन खाते हैं, गेहूं का भ्रूण पोष व भ्रूण खाते हैं, काजू का पुष्प वृंत, बीजपत्र, नाशपाती का पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडासन, अंगूर का फल भित्ति और बीजांडासन, पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूण पोषण और लीची का एरिल भाग खाते हैं। चना में बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं, मूंगफली में बीजपत्र एवं भ्रूण, सहतूत में रसीले परिदल पुंज को खाते हैं और कटहल में परिदल पुंज व बीज को खाते हैं। केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं, नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग देखते हैं। तो आम एवं बैगन में जो लिटिल लीफ हो जाता है जस्ते की कमी से होता है। नींबू में डायबेक रोग तांबे की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ जो होता है तांबे की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग हो जाता है बोरॉन की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। लीची में पत्ती जलना ये पोटेशियम की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है भंडारण में O2 की कमी से हो जाता है। आंवले में निक्रोसिस ये बोरॉन की कमी से। और सलजम में वाटर कोर हो जाता है मैग्नीज की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से। मक्का में वाइट बड हो जाता है जस्ता की कमी से। चुकंदर में हट रॉट जो होता है बोरान की कमी से होता है। अब देखेंगे पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन रिटन ने किया था। पारिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, तो ये जीव व वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की है? टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन हैं? तो यह है जैविक और अजैविक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? तो ये अपर्दन कहलाता है, अपर्दन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदर वन में पाया जाता है। कौन? मैंग्रोव वाली जो ज्वारीय वन होता है सुंदरवन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। नेक्स्ट अब देखते हैं समुद्र के किनारे वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए भोजन का उपभोग करते हैं ये उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, बकरी ये सभी आती है। और द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण कौन है? तो ये लोमड़ी है, भेड़िया है, मोर है, ये सभी। तृतीयक उपभोक्ता बाघ, शेर, चीता आदि हैं। कवक और जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? तो ये 33.33। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायसिंस। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? यह अहमदाबाद में। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है? धनबाद में है।
नेक्स्ट देखते हैं सलीम अली। सलीम अली पक्षी विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र है कोयम्बटूर में। अब प्रदूषण के बारे में देखेंगे। वायु प्रदूषण के संबंध में पीएम से क्या तात्पर्य है, तो इसका ये पार्टिकुलर मैटर होता है, कणिकीय पदार्थ होता है इसका मतलब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद में है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो ये किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर है, ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर होती है तो प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण शहरीकरण से होता है। जल प्रदूषण की जांच करते हैं बीओडी से, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से इसकी जांच किया जाता है। जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है तो जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा होता है तो क्या होता है? 60% वाहनों के धुएं से होता है वायु प्रदूषण। जमीन से निकलने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन मफलर का इस्तेमाल किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है? जल, वायु, जमीन, तीनों में। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व कौन है? एस्ट्रोनियम 90। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है? एरोसोल श्रेणी में। जेट प्लेन में धुओं में कैसे होती है? CFC N20। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होता है, इससे क्या होता है? त्वचा कैंसर। हरित गैसें कौन सी है? CFC, CO, CH, NO2। ग्रीन हाउस की सबसे मुख्य गैस CO2 है। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है? तो ये शीशा है, ठीक है। शीशा जो है ना मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ाता है और हृदय रोग पैदा करता है? कैडमियम है। लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किसके कारण रोग ग्रसित होते हैं? सिलिका के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये कैंसर है। धूल कण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास संबंधी रोग होता है धूल कण से। अब हम लोग प्राणी विज्ञान देखेंगे। जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को प्राणी विज्ञान कहा जाता है। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? संघ प्रोटोजोआ में आते हैं। संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं खारे पानी में। संघ पेरिफेरा के उदाहरण क्या है? साइकन है, माइथेनिया है, स्पंज है। ये सभी क्या है? संघ पेरिफेरा। नेक्स्ट देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा। ये कैसे प्राणी होते हैं? जलीय द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। संघ सिलेंट्रेटा प्राणी के कुछ उदाहरण हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है और मूंगा आदि है। केचुआ किस संघ का प्राणी होता है? संघ एनेलिडा का प्राणी होता है। केचुओं में हृदय होती है, 4 जोड़ी होती है। आर्थ्रोपोडा संघ की देह गुहा कहलाती है हीमोसील। आर्थ्रोपोडा प्राय होते हैं एक लिंगी व निषेचन शरीर के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा के संघ के उदाहरण हैं तिलचट्टा है, झींगा है, मछली, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, ये सभी हैं। कॉकरोच में हृदय कच्छ होते हैं 13। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्रायः समुद्री होते हैं। संघ इकाइडोमा के कुछ उदाहरण हैं जेलीफिश, सैलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, शेयरफिश, टेगफिश, ठीक है, रेजरफिश और ब्रिटल स्टार, ये सभी होते हैं। घोघा व सीधी
किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो ये संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। समुद्री घोड़ा संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है। सरीसृप वर्ग के प्राणी छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ ये सभी होते हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली जो है हिलोडर्मा है। उड़ न सकने वाली पक्षी है कीवी और एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सी है, हम्बिंग बर्ड। सबसे पक्षी हो गया और सबसे छोटा पक्षी देख लिया हम लोगों ने। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। सब स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है बकरी का, ये 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी वर्ग कितने उपवर्गों में होता है, तो ये 3, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं प्रोटोथीरिया, एकिडना और प्लेटिपस होता है। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले ये मेटिथीरिया होता है, जैसे कंगारू। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देने वाले ये मनुष्य होते हैं। उपकला उत्तक के क्या कार्य हैं, तो यह शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। संयोजी उत्तक का कार्य है शरीर के अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य ये करता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639 और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमम, जो कुल्हा की मांसपेशी है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं तंत्रिका उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है, चेतना उत्तक के नाम से। मानव रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है, तो ये 7% होता है। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है, 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है, तो ये 5 से 6 लीटर। देखिए रक्त में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, रुधिराणु और रक्त की ये क्या है, अजीवित तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का 55 से 60% प्लाज्मा होता है रक्त में। प्लाज्मा का 90% जो भाग होता है वो जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और शेष ग्लूकोज होता है। उसी तरह रुधिराणु देखिए तो यह रक्त में जो है ना 55% प्लाज्मा है तो 45% रुधिराणु होता है। इसके 3 भाग होते हैं, लाल रक्त कणिका RBC, श्वेत रक्त कणिका WBC और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स ये होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को अन्य भागों में पहुंचाना। RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। RBC की मृत्यु होती है यकृत व प्लीहा में। और देखें RBC में केंद्रक नहीं होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अपवाद में ऊंट और लामा है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। रक्त का रंग लाल होता है हीम नामक रंजक के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, तो ये हीमैटिन है। RBC का मुख्य कार्य है शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना। शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाती है। RBC की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। श्वेत रक्त कणिका ये WBC होता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। WBC की मृत्यु होती है रक्त में ही। WBC का मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण इसमें केंद्रक नहीं होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू ज्वर।
होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है और शरीर की रोगों से रक्षा करता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन जो होता है ये फाइब्रोनोजन है। मानव में रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो एक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 में। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं। एक एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी और ओ। किसी रक्त समूह को सर्वदाता किसे कहते हैं, तो रक्त समूह जो ओ होता है उसे यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है। सर्वग्राही ए बी रक्त समूह का होता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है, तो ये हिपैरिन रोकता है। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं, प्लीहा को। शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करती है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत होता है रुधिर का अध्ययन। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार कितनी रुधिर दान कर सकता है, तो ये 450 ml या 1 यूनिट दान कर सकता है। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर रक्त का शरीर में वहन करती हैं, तो शुद्ध जो होता है सिराए में और अशुद्ध जो होता है फुफ्फुस में, फुफ्फुस शिरा में। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है यह है स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। मानव शरीर के अब तंत्र देखेंगे, मानव शरीर के तंत्र। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से होता है, प्रारंभ, तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन कहलाता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोसोम करता है। ये अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो ये जठर रस निकलता है। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन होते हैं। लार किसके पाचन में मदद करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है, तो ये 32 फीट लंबी होती है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फास्फेट है। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या होता है, लार ग्रंथि होती है। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो ये पेप्सिन है। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है, तो ये मुख्य कोशिका है। किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो ये अमाशय में। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। मवेशी घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं, तो ये प्रथम अमाशय में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है, अम्लीय होना चाहिए, तभी खाना पचता है। कौन सा प्रोटीन एंजाइम को पेप्टोन में बदलता है, तो ये पेप्सिन है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो ये केसीन और लैक्टोज होता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसीन है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो ये जाइमेज बदलता है। किस एंजाइम के उपस्थित के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल देते हैं, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज
पेक्टिन के कारण। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टायलिन के द्वारा होता है। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो ये केराटिन है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घ रोम अथवा रंजा अंकुर कहा जाता है? तो ये छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? बड़ी आंत का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा, घुलनशील विटामिन का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो ये यकृत है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यह भी यकृत है। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। पीलिया रोग किस में संक्रमण होता है? तो यह यकृत में होता है। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? ये भी यकृत में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो ये अग्नाशय है। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? तो ये अग्नाशय के द्वारा बनती है। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है इसे आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस की कहते हैं। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन है। किस कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है? बीटा कोशिकाओं में। शरीर के किस अंग का संबंध मधुमेह रोग से है? तो ये पैंक्रियाज से है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? तो ये यूरोबिलिन के कारण। किस भाग में पाचक व श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? ये ग्रसनी है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है इसीलिए। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो ये इरिप्सिन में परिवर्तित कर। मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य एमाइलेज करता है। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइपेज। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियां। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है जीभ के पश्च भाग से स्वाद का ज्ञान होता है कड़वा का। जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? तो खट्टे का। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का जो एनेमल होता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी। दांतों की थेरेपी को रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं आरसीटी। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4। कृतंक, रदनक, अग्रचर्वण और चवर्णक। अग्रचवर्णक और चवर्णक। मनुष्यों के दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो ये 2, 1, 2, 3। नेक्स्ट है मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 8 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो दूधिया दांत आता है बचपन में और एक अस्थायी दांत। दांत के ऊपरी हिस्से को चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो इनेमल कहते हैं इसको। मनुष्य के लार में होता है 99% जल और 1% एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन और लाइसोजाइम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। यकृत का जो भार है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। हिस्पैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। पीत क्या है? तो पीले रंग
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान जो तो 7.7 होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। शिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? ये अशुद्ध रक्त। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, वो ऑक्सीजन युक्त रहता है। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में हृदय धड़कता है 72 बार। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदयाघात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो जाती है तो हृदयाघात हो जाता है। समान मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80। 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरोक्सिन व एड्रीनेलिन है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या कार्य है? शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रक्षा करना। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन है। ठीक है। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। मानव शरीर का कौन सा अंग जल के समान जल के संतुलन के लिए उपयोगी है? तो यह गुर्दा है। मूत्र कहाँ से बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? डाईयूरेटिक। मूत्र होता है ये अम्लीय होता है। पीएच मान इसका 6 होता है। नेक्स्ट है वृक्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करता है तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचलन व समन्वय कौन करता है? तो यह अंतःस्रावी तंत्र करता है और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका न्यूरॉन में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र 90 सेंटीमीटर। मानव मस्तिष्क में हड्डियों से बना ढांचे जो बाहरी आघातों से बचाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल कहते हैं इसको, क्रेनियल। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है सेरेब्राई स्पाइनल द्रव। सेरेब्राई स्पाइनल द्रव भरा रहता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क में यादाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इस सेरिब्रम के द्वारा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में यादाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का जो एहसास होता है ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास थैलेमस के कारण होता है। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के साथ होता है का कार्य है हाइपोथैलेमस का। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क के आधार पर होता है। मस्तिष्क को मेरुदंड में कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है सेरिबेलम सहायक होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। बाल्यावस्था में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 208। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। कर्ण हड्डियों की संख्या 6 होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की। और हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 639। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कुल संख्या 24 होती है।
अब देखेंगे कशेरुक दंड के भाग। तो इसमें कौन कौन होते हैं? गर्दन होता है, 7 इसमें होता है, 7 कशेरुक। वक्ष में 12 होता है, कटी में 5 होता है, त्रिक में 5 होता है, पुच्छ में 4 होता है। नेक्स्ट है टीबियो नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पिंडली में पाई जाती है। अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है, टेडन जोड़ता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है स्टेपस होती है। ह्यूमरस अस्थि जो होती है क्या कही जाती है? ऊपरी भुजा। ये जो ह्यूमरस अस्थि होती है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कुछ विशेष स्थानों के अस्थियां देख लेते हैं और उनकी संख्या। कर्ण अस्थियां में होता है, कर्ण में कौन कौन सी अस्थियां होती है? तो मैलियस है, इनकस है और स्टेपस है। इनकी संख्या सभी 2 होती हैं। ऊपरी बाहु में ह्यूमरस होता है, इसकी संख्या 2 होती है। अग्र बाहु में रेडियोल्ना होता है, ये इसकी संख्या भी 2 होती है। कलाई में कार्पलस होता है, इसकी संख्या 16 होती है। हथेली में मेटाकार्पलस होता है, इसकी संख्या 10 होती है। अंगुलिया में फैलेंजेज होता है, इसकी संख्या 28 होती है। जांघ में फीमर होता है, इसकी संख्या 2 होती है। और पिडली में टिबियो फिबुला होता है, इसकी संख्या 4 है। घुटने में पटेला होता है, 2 है इसकी संख्या। टखना में टार्सल होता है, 14 है इसकी संख्या। तलवा में मेटाटार्सलस होता है, इसकी संख्या 10 है। अब नेक्स्ट देखते हैं किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये सांप में होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसाइट पाया जाता है उपास्थि में। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण। ओडोंटोलॉजी के अध्ययन किसका करते हैं? दांतों का। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? ये बोन में। घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? पटेला के नाम से। और किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया में। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कंधे व कमर के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो बाल व सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। कॉलर की हड्डी को और किस नाम से जानते हैं? क्लेविकल। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या 2 होती है। मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम बही जर्थिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम जांघ की हड्डी है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। फेफड़े का बाहरी आवरण होता है, ये प्लूरल झिल्ली से बना होता है। नेक्स्ट है कुछ जंतुओं में नीला रुधिर क्यों होता है? तो ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा है। श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के नाम किस नाम से जाना जाता है? ऑब्लागेटा। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? अनोक्सिया कहलाती है। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है, तो ये किसके द्वारा? एपिसलोरिस द्वारा होती है। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? तो ये क्रैंस ने दी थी। मानव की सामान्य श्वास दर 16 बार प्रति मिनट होती है। दर जो होती है सामान्य श्वास दर, इस 16 बार प्रति मिनट। ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी से। रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलते हैं उसे ग्रसनी कहते हैं। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है रक्त। अनॉक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? तो ये 2 प्राप्त होती है। श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पाइरोमीटर से। सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़े में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एम्फाइसमा रोग हो जाता है। अब पोषक तत्व देखते हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन व संपादन में आवश्यक होते हैं, तो ये पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक ऊर्जा उत्पादक, दूसरा है उपापचय नियंत्रक, दूसरा वृद्ध व निर्माणकार और चौथा है आनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ को कहते हैं वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट।
उपापचयी नियंत्रक पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल आदि। शरीर में वृद्धि व निर्माण पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन है। आनुवंशिक पदार्थ होता है वे पोषक पदार्थ जो शरीर में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो ये 1:2:1 होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये 4.2 किलो कैलोरी। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज आदि ये सभी। डाइसैकेराइड कैसे बनता है? समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम ये सभी। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य हैं विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा उस आवश्यकता की पूर्ति करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य है यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मानव शरीर का 15% जो होता है भाग प्रोटीन होता है और ऊर्जा उत्पादन व शरीर का मरम्मत दोनों इसका कार्य है। ये ऊर्जा उत्पादन भी करता है और शरीर का मरम्मत भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन और मूंगफली से। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये 20 है। 10 शरीर स्वयं बनाता है, 10 भोजन से प्राप्त होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह क्वार्सिक्योर होता है। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये कोशिका जीव द्रव व ऊतक का निर्माण में भाग लेता है। वसा क्या है? यह ग्लिसरॉल एवं मत्स्यीय अम्लों का एस्टर होता है। यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के वसा होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा के उदाहरण है मछली का तेल और वनस्पति का तेल ये सभी। संतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण है नारियल का तेल, ताड़ का तेल। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के मुख्य कार्य हैं यह शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी व रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया है? फंक ने किया है विटामिन का आविष्कार। विटामिन शरीर में क्या कार्य करता है? शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। शरीर में जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन B, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, E, K। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत देख लेते हैं। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से रतौंधरी संक्रमणों का खतरा और जीरोथैल्मिया होता है। और ये स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछली, यकृत, तेल है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी का रोग होता है। स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा और सब्जी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, तो इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीह्वा का फटना होता है। स्रोत खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध ये सभी। विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियोसिन होता है, तो इसकी कमी से पेलाग्रा त्वचा दांत होता है या 4D सिंड्रोम। इसका स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन B5
पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना इसकी कमी से होता है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है इसकी कमी से। यकृत, मांस, अनाज ये सभी इसके स्रोत हैं। विटामिन B7 बायोटीन कहते हैं। लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना ये सभी इसकी कमी से होता है। मांस, अंडा, यकृत, दूध ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल कहते हैं। एनीमिया और पेचिस रोग इसकी कमी से होता है। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम ये सभी इसके स्रोत हैं। अब विटामिन B12 को साइनोकाबालामिन कहते हैं। एनीमिया और पांडु रोग होता है इसकी कमी से। मांस, कलेजी, दूध इसका स्रोत है। विटामिन C है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से मसूड़े का फूलना स्क्रब हो जाता है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज ये सभी विटामिन C के स्रोत हैं। विटामिन D देखा जाए तो कैल्सीफेरोल, बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है। वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे ये सभी इसके स्रोत हैं। विटामिन E देखें तो इसके टोकोफेरोल कहते हैं। जनन शक्ति का कम होना इससे होता है कमी से। पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल इसकी स्रोत हैं। विटामिन K है फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना इसकी कमी से होता है। और साथ ही इसके स्रोत देखें तो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, आंतों में भी ये उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, गर्भवती महिलाओं में प्राय किसकी कमी होती है? कैल्शियम व आयरन की। हमारे शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 75% भाग। पीने के पानी में किस विष के कारण केराटिस नामक बीमारी होती है? तो आर्सेनिक विष से। न्यूक्लिक अम्ल का कार्य होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये 3000 से 3500 कैलोरी। देखिए फिर से देख लीजिए, 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा होती है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण होता है। अब मानव रोग देखेंगे। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था? तो ये लेवरन ने किया था। मलेरिया रोग से क्या होता है? लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। मलेरिया के उपचार में दिया जाता है क्लोरोक्विनोन, कुनैन, पेलुडिन ये सभी। कालरा व टीबी के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके व दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। बच्चों की डीबीटी टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। अब देखेंगे परजीवी द्वारा होने वाले रोग है मलेरिया। प्रभावित अंग है तिल्ली एवं आरबीसी। प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लिज। लक्षण है ठंड के साथ इसमें बुखार आता है। पायरिया मसूड़ों में होता है एंटी अमीबा जिंजवेलिस के कारण, और मसूड़ों से रक्त का निकलना होता है इसमें। सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी होती है इसमें। वाहक होता है सीसी मक्खी। बहुत नींद के साथ इसमें बुखार रहता है। पेचिस आंत प्रभावित होता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका इसकी परजीवी है। और श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है। काला जर अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। लिस्मैनिया और डोनावानी, लिस्मैनिया डोनावानी इसकी है। और बालू मक्खी जो है वाहक है और तेज बुखार होता है इसमें। अब जीवाणु द्वारा होने वाले रोग टिटनस, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु का नाम है। और लक्षण क्या है? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। हैजा में क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। और इसके जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। और लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है। टाइफाइड में आंत
ही प्रभावित होता है। साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु हैं और तेज बुखार और सिर दर्द इसमें होता है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी जीवाणु है और बार बार खांसी के साथ कफ आता है, रक्त निकलना। डिप्थीरिया श्वास नली प्रभावित होती है। बैक्टीरिया कौन सी है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटता है। प्लेग फेफड़ा कार्य दोनों पैरों के बीच में ये प्रभावित अंग है। और पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु बहुत तेज बुखार के साथ शरीर पर गिल्टियाँ होने लगती हैं। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफिलस परटूसिस इसकी जीवाणु है, लगातार इसमें खांसी आता है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है और डिप्लोकोकस निमोनी इसकी जीवाणु है। और तेज बुखार फेफड़ों में सूजन हो जाता है। कोढ़ में तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके जीवाणु है और शरीर पर चकते तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। गोनोरिया मूत्र मार्ग में होता है और ये नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है। मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। सिफिलिस सीसन में होता है, प्रभावित अंग है। और टैपोनमा पैलिडम इसके जीवाणु है और सीसन में घाव होता है। अब विषाणु के द्वारा होने वाले रोग देखते हैं। एड्स है, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC इसमें प्रभावित होती है। HIV विषाणु के कारण होता है। लक्षण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू ज्वर में संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आँख और जोड़ प्रभावित होता है। अरबो वायरस इसका विषाणु है। आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। पोलियो में गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान प्रभावित अंग है। पोलियो विषाणु का नाम है। ज्वर होता है इसमें बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर में। मिक्सो वायरस विषाणु है। गलसोत, छींक, बेचैनी ये सभी होता है। चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। बैरियोला वायरस विषाणु है। तेज बुखार, शरीर पे लाल लाल दाने ये सभी हैं। छोटी माता संपूर्ण शरीर में। वैरिसेला वायरस इसका विषाणु है। हल्का बुखार, शरीर पर पितिकाएं होती हैं, ये सभी विषाणु का ही देख रहे हैं। तो गलसोथ में पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। ज्वर के साथ इसमें मुंह खोलने में कठिनाई होती है। खसरा जो है संपूर्ण शरीर में होता है। मोबिली वायर इसका शरीर पर लाल दाना होता है, ठीक है, ये विषाणु है। हिपेटाइडी या पीलिया यकृत में होता है। इसमें पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज जो है तंत्रिका तंत्र में होता है। रैबिडो वायरस इसका विषाणु है। रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकल जाता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसमें तेज बुखार होता है। हर्पीज में त्वचा होता है हर्पीज नामक से, और त्वचा में सूजन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फफूंद द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है दमा, एथलीट, फूट, खाज, कंजापन, दांत आदि। मनुष्य में होने वाले प्रमुख आनुवंशिकी रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये सभी। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दिया जाता है? कैंसर में। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच में होता है? HIV वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग होता है विषाणु से। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफ्लिस से। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने किया था। BCG का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बैसिलस कैलमेट गुरिन। DPD डायप्थीरिया पेट्यूसिस एंड टेटनस इसका फुल फॉर्म है। अब चिकित्सा संबंधी उपचार देख लेते हैं। विटामिन फंक के द्वारा खोजा गया था। विटामिन B मैकुलन ने। विटामिन D हॉपकिंस ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉम्स मैन ने। और नेक्स्ट देखते हैं होम्योपैथी हैनीमैन ने। ओपन हार्ट सर्जरी बाल्टल लिलहेल ने। प्रथम प्रखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने। एंटीजन लैंड स्टीनर के द्वारा खोजा गया है। क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन के द्वारा। टेरामाइसिन
फिनेल के द्वारा, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल के द्वारा, आरएनए जेम्स वाटसन तथा ऑर्थर अर्क के द्वारा, विटामिन ए जो है मैकुलन के द्वारा, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, रक्त परिवर्तन कार्ल लैंड स्टीनर ने, पेचिस तथा प्लेग की कीटाजाटोज ने, और बैक्टीरिया ल्यूएन हॉक ने। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का खोज रोनाल्ड रॉस ने, विटामिन सी होलकट के द्वारा, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस के द्वारा, इंसुलिन बेटिंग के द्वारा, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच के द्वारा, बीसीजी ये यूरिन कॉलमेट के द्वारा खोजा गया था, डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ठीक है, हो गया। सल्फा ड्रग्स इधर देख लीजिए, विटामिन ए मैकुलन हो गया, सल्फा ड्रग्स डार्क मैक के द्वारा, लिंग हार्मोन स्टेनाज के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनोएन के द्वारा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा, रेबीज रोधी टीका जो है लुई पास्चर के द्वारा। अब प्रमुख चिकित्सा उपकरण देख लेते हैं। पेसमेकर, इससे क्या होता है, हृदय गति कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन, इससे संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाते हैं। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई के द्वारा क्या करते हैं, संपूर्ण शरीर में असमान या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला है, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर है, अंड जरायुज स्तनी कंगारू है, सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ, समुद्री कछुआ, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुच्छ पक्षी है, स्थायनी टेल्ड स्विफ्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता है, सबसे बड़ा सर्प पाइथन है, सबसे छोटा पक्षी हम्बिंग बर्ड है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है अफ्रीका का, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली व्हेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकी हाथी, अंडप्रजक स्तनी जो होता है एकिडना तथा डक विलेप्लेटिपस होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वप्नों के अध्ययन को ओनोरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत जो होता है तत्व दांतों का एनेमल, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ये होता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर पर घंटा होती है। मनुष्य के फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो, 50 ग्राम का होता है, और संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भाग लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 45 लीटर, ठीक है, 45 लीटर है, ये 45 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान डोमिनेंट है। एलियाट्रोस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट होता है। प्लेजेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच से इस हार्मोन की उपस्थिति में गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। एक बार सांस लेने की क्रिया में 5 सेकेंड में अर्थात 2 सेकेंड के निश्वसन और
3 सेकेंड के उच्च श्वसन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिली हवा अंदर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है। शेष जो 3% भाग है ये संचारण इसका रुधिर प्लाज्मा करता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख और सिंग क्रिएटिन्स, इसको देख लीजिए फिर से। नख, खुर और सिंग क्रिएटिन उत्तक के बने होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।